गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज नया पॉइंट पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। अब मैंने आपको इससे पहले डाइजेशन के विषय में बता दिया था कि किस तरीके से हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी, और food is used as material for the growth and repair of the body। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अब हम नया पॉइंट लेते हैं जिसको हम जो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? अब आप कहेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो सांस लेने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आपका कहना ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है, जब हम सांस लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जा कर के और माइटोकॉन्ड्रिया के में वो जा कर के और सेल के अंदर वो ग्लूकोज को बर्न करता है, और जब वो बर्न होता है और उसे एनर्जी होती है, निकलती है, वो एनर्जी सेल के अंदर पाए जाने वाले एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको एटीपी के अंदर मेन स्टोर होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है involves taking in oxygen of air, हवा से ऑक्सीजन को ले करके into the cells, हमारे सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन जाती है, using it for releasing energy by burning food। हमारे सेल के अंदर जा करके वो ऑक्सीजन यूज़ होती है ताकि वो फूड को जो ग्लूकोज के रूप में होता है उसको बर्न करके और उससे एनर्जी को रिलीज करती है। एंड देन एलिमिनेटेड द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जब वो एनर्जी बन जाती है, निकलती है एनर्जी और वो सेल को मिलती है, जिसमें से सेल जो है वो एडीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर जाता है। एडीपी मॉलिक्यूल जो है एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर ये स्टोर हो जाती है, और वो बर्न होने से जो उसका वेस्टेज निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये बॉडी से बाहर कर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगे तो वो, क्योंकि पॉइजनस गैस होती है, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो अच्छा है। और वो जो वेस्ट वाटर होता है वो हमारे यूरिन के रूप में और हमारे स्वेट के रूप में, यानी पसीने के रूप में हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। और ये पसीना के रूप में जब आउट होता है तो ये हमारी स्किन को क्या करके रखता है, नम बना के रखता है, और इससे मॉइस्चर रहता है हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर। आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको समझाया कि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा में, और वो सेल में जाकर के वो बर्न होता है, फूड को, ग्लूकोज को बर्न करता है ऑक्सीजन, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि क्या रेस्पिरेशन ही और ब्रीदिंग, ये दो वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको समझाया कि रेस्पिरेशन सेल के अंदर जाकर के होता है जब वो ग्लूकोज को बर्न करता है। लेकिन ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग वो होती है जब हम अपने नोजल से एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जब हम एयर अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और लंग्स के अंदर जा कर के और हमारे ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, और जो कि हमारे सेल के अंदर जाती है, और वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स
whereas the process of respiration also involves, जहाँ पर respiration भी involve होती है, involves the mitochondria in the cells where food is oxidized to release energy. जहाँ पर भोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और वो क्या करता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है. अब एनर्जी तो हमारे सेल में रिलीज हो गई, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो स्टोर हो जाती है. एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस सेल के अंदर पाए जाने वाला ये एक बैटरी की तरह होता है. जिस तरीके से आप अपने घरों में बैटरी का यूज़ करते हैं टॉर्च जलाने के लिए, अपना कंप्यूटर चलाने के लिए, अपने रेडियो चलाने के लिए, या अपने और इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने के लिए, अपने मोबाइल चलाने के लिए बैटरी का यूज़ करते हो और उसके अंदर स्टोर एनर्जी को यूज़ करते हो, और वो एनर्जी जब ख़त्म होने लगती है तो आप उसको फिर से रिचार्ज करते हो. सेम थिंग हैपन इन आवर बॉडी ऑल्सो. सेल के अंदर एटीपी और एडीपी ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. तो देखिए, the energy produced during respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body and used by the organisms as and when required. जब हमारे ऑर्गेनिजम्स को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस समय एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर से वो एनर्जी जो न्यूट्रिशन खाने से हमारे अंदर आई है उसको यूज़ किया जाता है. अब एटीपी का अब सबसे पहले मैं बता दूं, पहले हम एडीपी के विषय में पढ़ते हैं. ठीक है. एडीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड, ए से होता है एडेनोसाइन. क्या होता है? ए से होता है एडेनोसाइन, डी से होता है डाई, और पी से होता है फास्फोट. ठीक है. ये तीन चीज से इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एडीपी. आप इसको नोट डाउन करते चलिए. एडीपी इज अ सब्सटेंस. एडीपी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम क्या कह के बुलाते हैं? एडेनोसाइन डी फॉस्फेट. समझ में आ गया? द मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन द सेल. एडीपी के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं. ध्यान से सुनिए बच्चों. ठीक है. मैं एडीपी और एटीपी में डिफरेंस आपसे पूछूंगी जब स्कूल खुलेगा, इसलिए जब मैं आपको बता रही हूँ यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ अब हम एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट. ये लो एनर्जी कंटेंट होता है, यानी जो एनर्जी हमारी बॉडी सेल के अंदर बनती है वो पहले एडीपी में स्टोर होती है, जाती है, और एडीपी से वो ट्रांसफ़र किस में की जाती है? एटीपी में किया जाता है. अब मैं आपको एटीपी भी बता दूं. एटीपी में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है. एटीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से वही है एडेनोसाइन, टी से होता है ट्राई मीन्स 3, एंड फास्फोट, है ना. यानी कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. ये भी जो है सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है. एटीपी हैज अ हाई एनर्जी कंटेंट. एटीपी के अंदर हाई एनर्जी कंटेंट होता है, यानी वो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को अपने अंदर समेट के रख सकता है. ठीक है. इनऑर्गेनिक फास्फोट इज अ सब्सटेंस. इनऑर्गेनिक फास्फोट वो सब्सटेंस होता है विच कंटेन्स ए फास्फोट ग्रुप मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन. ये इनऑर्गेनिक ये फास्फोट क्या सब्सटेंस होता है जो कि फास्फेट ग्रुप से में ऑक्सीजन के साथ मिल करके और क्या करता है? वो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फास्फेट. उसको जब हम ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है ना. इनऑर्गेनिक फास्फोट, सॉरी, आई कैन रीड फॉर यू.
Inorganic phosphate is a substance which contains a phosphate group made up of phosphorus, जो किससे बनता है, मिला हुआ फास्फोरस से एंड ऑक्सीजन से। फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर के ये फॉस्फेट बनता है। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ सेल। ये भी किस में पाया जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग। इसको हम राइटिंग के तौर पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किस उस वर्ड पे करते हैं, फॉस्फेट। इसीलिए इसको जो एटीपी जो है उसको एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट कहते हैं। द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पी एंड आई। इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये जो फॉस्फेट जो होता है, इसको पी और आई से भी हम बताते हैं कि पी। अब पी क्या होता है, पी इज स्टैंड फॉर फॉस्फेट एंड आई इज फॉर इनऑर्गेनिक। पी एंड आई, पी एंड आई का क्या, पी से होता है फॉस्फेट और आई से होता है इनऑर्गेनिक। नाउ एडीपी कंटेन्स 2 फॉस्फेट। अब एडीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, 2, लेकिन एटीपी में कितने होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। इसलिए एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, उसके अंदर हाई एनर्जी जमा होती है। तो जब फूड जो है ऑक्सीडेशन होकर के और वो जब वो बर्न होता है और बर्न होने के बाद उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किस में जाती है, पहले एडीपी मॉलिक्यूल्स उसमें जाती है और एडीपी मॉलिक्यूल्स के बाद वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। और जिस समय हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस समय ये एनर्जी जो होती है ये धीरे धीरे करके रिलीज की जाती है सेल के द्वारा हमारे ऑर्गेनिजम्स को, और हमारे ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ करते हैं। और इसीलिए जो है जो हमारी बॉडी के अंदर ताकत क्यों किससे बनती है, ये ऑक्सीजन से। अब जब हम सांस लेते हैं और जब क्यों हम अगर हमें सांस ना मिले, ऑक्सीजन हमारे अंदर ना जाए, अगर हम ब्रीथ ना कर पाएँ और हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन ना हो, तो हम इसीलिए हम लोग तुरंत जो है मनुष्य जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विदाउट ऑक्सीजन, जो कि हवा में से सांस ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके वो उसमें वो बर्न नहीं हो पाता, और बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी, एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो हमारे बॉडी के ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। जिस तरह से अगर लाइट चली जाए और तुरंत जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि हवा से सांस लेते हैं, उनके साथ भी यही चीज़ होती है। इसलिए रेस्पिरेशन इज द मेन प्रोसेस, और रेस्पिरेशन के साथ ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीद नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी फेल हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये रेस्पिरेशन होते कितने प्रकार के हैं। ये रेस्पिरेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, और दूसरा होता है, एक एरोबिक है और दूसरा है एनारोबिक, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं बॉडी के अंदर फूड को, यानी कि ग्लूकोज को या हमारे न्यूट्रिशन को बर्न करने के लिए, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जैसे कि it is called aerobic respiration because it uses air which contains oxygen. It means aerobic means होता है with air, हवा के साथ।
हवा से जो ऑक्सीजन ले करके और हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का जो काम चलता है, जो बर्निंग होती है, न्यूट्रिशन बर्न होकर एनर्जी करती है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो कौन आता है? ह्यूमन बींग्स आते हैं और सारे एनिमल्स जो कि हवा के द्वारा सांस लेते हैं, चाहे वो वाटर एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन, क्योंकि हवा से ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है, वो क्या करते हैं? उससे अपने लिए ऑक्सीजन गेन करते हैं। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है सेल के अंदर जहां पर कि रेस्पिरेशन जो है वो अपना काम करता है। दस द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेल के अंदर पाया जाता है, वहाँ पर जो है वो फूड को, जो न्यूट्रिशन है, जो ग्लूकोज है, उसको बर्न किया जाता है और वहीं पे 3 चीज़ें रिलीज की जाती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि पॉइजनस गैस है, जिसको हमारी बॉडी अपने से बाहर कर देती है। दूसरा है वाटर जो कि वेस्टेज के रूप में, जो हमारे पसीने के या यूरिन के रूप में हमारा फिल्टर होकर बाहर हो जाता है। और तीसरी चीज़ होती है एनर्जी। एनर्जी जो एडीपी मॉलिक्यूल्स में जाती है, फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो स्टोर हो जाती है और जब हमारे ऑर्गेनिजम्स को उसको ज़रूरत होती है वो अपने अंदर ले लेता है। अब दूसरा है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या है? द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के द्वारा रेस्पिरेशन जो होता है इज कॉल्ड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता। एंड इट इज कॉल्ड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन बिकॉज इट टेक प्लेस विदाउट एयर। ये हवा से नहीं लेता, कुछ भी ऑक्सीजन हवा से नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है? विच कंटेन्स ऑक्सीजन मीन्स एनॉर्बिक मीन्स होता है विदाउट एयर। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही छोटे जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ईस्ट है और सम बैक्टीरियाज, ऑब्टेन एनर्जी बाय एनॉर्बिक रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, जो कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी प्राप्त करते हैं। जैसे ईस्ट है और क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं और वो किससे होते हैं? फर्मेंटेशन से होते हैं। जिस तरह से हम दही जमाते हैं, अगर दही के अंदर हम उसमें तोड़ डाल देते हैं दूध के अंदर, तो क्या होता है? वहाँ फर्मेंटेशन होता है। थोड़े से दही हम उसमें मिक्स करते हैं और फर्मेंटेशन होने के बाद पूरा दूध जो होता है वो दही का रूप ले लेता है। ठीक है ना? तो ऐसे बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह जो कि हवा से ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो अपना फूड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। अब आपने देख लिया। अब इन एनॉर्बिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो, जैसे कि ईस्ट होता है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू एथनॉल। वो किस में ब्रेक डाउन करता है? एथनॉल में करता है। ठीक है? एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किस में करता है? एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सुन लीजिए, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि ईस्ट जो होता है, वो अपने भोजन को, न्यूट्रिशन को, जो ग्लूकोज होता है उसको बहुत ही छोटे उसमें ब्रेक डाउन करता है एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और तब उसमें से क्या रिलीज होती है? तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज देन यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर ये एनर्जी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। Anaerobic respiration produces much less energy which gets stored in the ATP molecules. The breaking down of glucose during anaerobic respiration carried out by each plant can be represented as follows. अब इसको हम तुम्हें मैं बता सकती हूँ, जैसे कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिल
साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लाइकोसिल में चेंज हो जाता है। उसके बाद पैरोवेट के अंदर पैरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में होता है, और किसके एब्सेंस में बनता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट के द्वारा जो होता है। ईस्ट जो है फॉर्मेंटेशन करती है विदाउट ऑक्सीजन, और इससे क्या बनता है? एथनॉल, जिसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 2C और C के नीचे 2H50H कहते हैं, प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 और प्लस 2ATP यानी कि एनर्जी। यानी इससे जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर पैरविक एसिड के द्वारा पैरोवेट में वहाँ पर वो जब यीस्ट फर्मेंटेशन करती है विदाउट ऑक्सीजन, तो उससे क्या बनता है? एथनॉल बनता है। एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फिर वो क्या करती है, क्या बनाती है? उससे एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं we can carry out the fermentation of sugar by using the anaerobic respiration of yeast। अब हम आपको जो ये आगे का जो यीस्ट का या एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रैक्टिकल है या उसके विषय में आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से होता है, और इसके बाद फिर मैं आपको प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में नंबर 1 पॉइंट जो है वह एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको और इसको लर्न कर लीजिएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन complete breakdown of food occurs in aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का जो होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। पार्शियल होता है, टुकड़ों टुकड़ों में होता है। समझ में आ गया? नंबर 3, the end products in aerobic respiration are carbon dioxide and water। जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो वेस्टेज होता है वो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। समझ में आ गया? और इसमें एनारोबिक में क्या होता है? the end products in anaerobic respiration may be ethanol and carbon dioxide as in yeast plant, or lactic acid as in animal muscles। मतलब एनिमल के मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और इसमें जो है क्या कहते हैं, द एंड प्रोडक्ट्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बी एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी हम उसमें मिलती है। और नंबर 4 एनारोबिक रेस्पिरेशन में नंबर 4 में आएगा मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब बहुत थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो बेटा इस तरीके से मैंने डिफरेंस बता दिया है, इसको आप लोग याद करिएगा। और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैं आपको अगला पढ़ाऊंगी,
और रेस्पिरेशन किस तरीके से प्लांट्स में होता है, अभी मैंने ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के विषय में बताया था। मैं आपको एक क्लू भेजूंगी, आप अगर उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको पढ़ने में, आपको अपने हाई स्कूल की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और वो क्लू आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लू भेजूंगी और उसको आप मोबाइल से अपने नेट पे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको हाई स्कूल की प्रिपरेशन करने में सारे सब्जेक्ट्स में, नॉट इन ओनली इन बायोलॉजी बट सारे जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सब में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू बच्चों। कल मैं दूसरा आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का वीडियो पोस्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच।